एक नवाब की पुरइसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 24। वहाँ तक किस तरह पहुँचना है? मुझे पकड़ने के लिए पुलिस कहाँ मौजूद होगी? मैंने पूछा। हुमायूं के मकबरे में। कहीं भी नहीं, उसने कहा। पुलिस का इंतजाम करने वाला सेठ है, वो रात को भी नहीं आया। शहनाज खुद तो पुलिस का इंतजाम नहीं कर सकती, वो मेरे बगैर बाहर नहीं निकल सी, घर में किसी के साथ बात नहीं कर सकती, मैं उसके साथ रहती हूँ। वो तो रोती है। मैंने उसे कहा है कि सिकंदर को मैंने देखा था और उससे मिली भी थी, और वो परेशान होने की बजाय खुश हुई। उसने पूछा कि तुमने बता दिया है कि उसके आने की इतला मिल चुकी है? मैंने कहा मैंने नहीं बताया। फिर उसने पूछा कि सिकंदर तुम्हें फिर नहीं मिलेगा? मैंने गौर सा जवाब दिया, शायद मिल जाए। सिकंदर, तुम शायद यकीन ना करो, वो ज़ारों कतार रोने लगी। और फिर उसने कहा, सिकंदर से कहो कि मुझे कत्ल करने आए हो तो जहां कहोगे आ जाऊंगी, और तुम्हारे हाथों बड़ी खुशी से कत्ल होंगी। वो बेताब हो गई और मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहने लगी, मुझे सिकंदर की आहें सजा दे रही हैं, मैं उसके कदमों में सर रखकर माफ़ी मांगूंगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा नहीं सकती कि उसकी क्या हालत हो गई थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी मुलाकात करा सकती हूँ, मुझे बाहर जाने दो। सिकंदर ने एक जगह बताई थी, शायद वहां मिल जाए। क्या तुमने उसे बता दिया है कि सिकंदर मिल गया तो मुलाकात आज शाम हुमायूं के मकबरे में होगी? मैंने पूछा। नहीं सिकंदर, उसने कहा, मैं उसे इतनी मोहलत नहीं देना चाहती कि वो तुम्हें पकड़वाने का इंतजाम कर सके। वो ऐसा करेगी तो नहीं, फिर भी मैं एहतियात कर रही हूँ। मैं उसे थोड़ी देर पहले कहूँगी कि मेरे साथ आओ। उसने मुझे अच्छी तरह समझा दिया कि मुझे हुमायूं के मकबरे तक ले जाने वाली बस कहाँ मिलेगी। वहां दरवाजे पर इंतजार करना, उसने कहा। शाम 4:30 बजे फजी चली गई। मैं एक कशमकश में उलझ गया। फजी धोखा न दे जाए। फजी धोखा नहीं देगी। मुझे शहनाज की मुलाकात के लिए नहीं जाना चाहिए। चला जाऊं, लेकिन मैं उसे बख्शूंगा नहीं। वो मेरी मुजरम है, मेरे बाप की मुजरम है। मैंने जाने का फैसला कर लिया। वक़्त गुजारने के लिए घूमता फिरता रहा, होटल में खाना खाया और टहलते टहलते पूछते पूछते वहाँ चला गया जहाँ मुझे हुमायूं के मकबरे की तरफ जाने वाली बस मिलनी थी। मैं बस में बैठा। अभी बहुत वक़्त था, लेकिन मैंने कुछ सोच कर वहाँ जल्दी पहुँचना चाहा था। बस ने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया और मैं हुमायूं के मकबरे तक पहुँच गया। मैं दरवाजे से दूर रहा और नज़र दरवाजे पर और उसके सामने इलाके पर रखी। मुझे तवक्का थी कि पुलिस मौजूद होगी या वक़्त पर आ जाएगी। मैं ख़तरा महसूस कर रहा था कि पुलिस प्राइवेट कपड़ों में ना हो। मैं इस अंदाजे से बाहर ही टहलता रहा कि कोई शक ना करे। मेरे नेफे में खंजर था और मैं सोचने लगा कि पुलिस मुझ पर आ पड़ी तो मैं उससे किस तरह भागूंगा। मकबरे के अंदर लोग जा रहे थे, बाहर भी निकल रहे थे। इतने में एक तांगा आया और उसमें से फजी उतरी। उसके साथ काले बुरके में शहनाज ही हो सकती थी, चेहरे पर नकाब था। फजी ने इधर उधर देखा और मुझे देख लिया। वो और काले बुरके वाले मकबरे के अंदर चली गई। मैं कुछ फासला रखकर उनके पीछे गया। मकबरे का अहाता बहुत ही वसी है। जहां एक कस्बे की आबादी दफन हो सकती है, वहां सिर्फ एक आदमी दफन है। ये तो किला है। वो दोनों एक तरफ मुड़ गईं और मैं चौकस होकर उनसे दूर दूर चलता रहा। आगे एक ऐसी जगह आ गई जहां लोग ना होने के बराबर थे। एक जगह वो रुक गईं। मैं करीब गया तो फजी से हटकर कुछ दूर जा रुकी। शहनाज ने नकाब उठा दिया। आंसुओं से उसका मुंह धुला हुआ था और आंसू बहे जा रहे थे। मुझे देखकर उसके होंठ कांपे और उसकी सिसकियां निकलने लगी। वो बैठ गई। मैंने इधर उधर देखा। फजी खासी दूर टहल रही थी।
शहनाज ने मुझे बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गया। उसके आंसुओं और सिसकियों ने मुझ पर कोई असर ना किया। वो बड़ी खूबसूरत लड़की थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, फिर भी वो खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इतनी अच्छी सूरत को देखकर मुझे जैसे आग लग गई। मुझसे इंतकाम लेने आए हो? उसने पूछा। और तुमने मुझे गिरफ्तार कराने के लिए जाल बिछाया है? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं सिकंदर, उसने सिसकियां लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे हाथों कत्ल होने आई हूँ। मैंने कोई जाल नहीं बिछाया, फिर भी मुझे क्यों बुलाया है? बख्श सकते हो तो बख्श दो सिकंदर, उसने कहा, या वो तरीका बताओ कि मैं गुनाहों का कुफारा अदा कर सकूं। मैं तुम्हारे अब्बा जान की कातिल हूं। उसकी ज़हनी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी कि मैं कुछ कहने लगा तो उसने मुझे रोक दिया। पहले मेरी बात सुन लो सिकंदर, उसने आंसू बहाते हुए कहा। तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसे महसूस होने लगा है जैसे मेरा एक हमदर्द आ गया है। मेरा दिल और मेरी ज़ुबान को ताले लगे हुए हैं। कोई भी नहीं जिसे मैं अपनी सुना सकूं। तुम्हें इसलिए नहीं सुना रही कि तुम मेरे साथ हमदर्दी करो। मैं इस काबिल ही नहीं रही कि मेरे साथ कोई हमदर्दी करे। मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहती हूँ। ये कांटे मेरे वजूद को और मेरे रूह को ज़ख्मी करते रहते हैं। अगर तुम्हारी माँ का ये तीर निशाने पर ना बैठता तो ना तुम्हारा वजूद ज़ख्मी होता, ना रूह। मैंने कहा, सेठ इब्राहिम को तुमने मोटा शिकार समझा था, लेकिन वो बहुत बड़ा शिकारी निकला। तुम्हारी माँ ने उसे भी मेरे अब्बा जान जैसा समझ लिया होगा। खुदा ने पकड़ लिया है सिकंदर। उसने दुपट्टे से आंसू पोंछ कर कहा, लेकिन सज़ा सिर्फ मुझे मिल रही है, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। माँ को लिखो, मैंने कहा, कि आओ और मुझे छुड़ाओ। ख़त लिखने की भी मुझे इजाज़त नहीं, उसने कहा। लिखूंगी तो क्या होगा? वो जवाब देगी, बेटी सब्र करो। यहाँ ये हाल है कि सेठ ने मेरे साथ शादी की ही नहीं, बग़ैर निकाह के मुझे बीवी बनाया हुआ है। कहता है वापस जाना चाहती हो तो रकम वापस कर दो और चली जाओ। मैं क्या कर सकता हूँ? पहले ये बताओ कि तुम यहाँ आए क्यों हो? उसने पूछा। मुझसे इंतकाम लेना है। मैंने कुछ भी न कहा। उसके चेहरे पर नज़रें जमाए हुए चुप रहा। तुम्हें इंतकाम लेना चाहिए, उसने कहा। मैंने तुम्हें अगवा कराया था। मुझे पता चला है कि तुम्हारी दोस्ती डाकुओं के साथ हो गई है और तुम अपने दोस्तों के साथ लेकर मेरे घर गए थे और वहाँ से जेवर और रकम ले आए हो। वो जेवर मेरी माँ का है जो मैं लाया हूँ, मैंने कहा, और रकम मेरे में। मैं कोई गिला नहीं कर रही सिकंदर, उसने मेरी बात काट कर कहा। मैं तो कहती हूँ कि मेरी माँ के घर को आग लगा दो, उस हराम खोर को ज़िंदा जला दो। मेरी सुनो सिकंदर, पहले मेरी सुन लो, मुझे अपने गुनाह उगल लेने दो। मैं कह रही थी कि तुम्हारे अब्बा जान की कातिल हूँ, उन्हें दूध में कुछ पिलाती रही हूँ। हाँ, उसने जवाब दिया। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मारती रही और उनका घर खाली करती रही। इतने में मेरी माँ ने मेरा ये सौदा कर लिया। तलाकनामा मेरे एक भाई ने लिखा था और तुम्हारे अब्बा जान से दस्तखत इस तरह कराए थे कि वो नीम गशी में थे और उन्हें बताया कुछ और था। तुम्हें उनके वफ़ात की इत्तला किसने दी थी? नहीं, उसने जवाब दिया। मुझे यकीन था कि वो फौत हो जाएंगे। कब फौत हुए हैं? वो इस तरह फौत हुए कि मैं उनके बाजुओं में था। मैंने कहा, अल्लाह को हमारी मुलाकात मंजूर थी और मैं वहाँ चला गया। मैं उसे और कुछ भी नहीं बताना चाहता था, बता भी ना सका, क्योंकि मुझ पर रिक्कत तारी हो गई थी। शहनाज के आंसू भी एक बार फिर बहने लगे। कुछ देर हम खामोश रहे। तुम मेरे साथ जो सलूक करना चाहो कर सकते हो, उसने कहा। अगर मेरे गुनाह माफ़ कर सकते हो तो अपनी ज़ुबान से कहो कि शहनाज, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, फिर मैं खुशी से अपनी जान खुद ही ले लूँगी। खुदकुशी कर लोगी? निजात का कोई और रास्ता है तो बता दो, उसने कहा। मैं तुमसे ये उम्मीद तो नहीं रख सकती कि मुझे अपने साथ ले जाओगे। मैं अपने घर से तो नहीं आया, मैंने कहा। ना मैं अपने घर जाऊंगा। मेरा अब कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। ये भी मेरा गुनाह है, उसने कहा। लेकिन सिकंदर, अपने ठिकाने पर वापस जाओ। देखो
तुम कितने खूबसूरत जवान हो, डाकुओं की दोस्ती छोड़ दो। मैंने तंज या हंसी के सिवा कोई जवाब ना दिया। वो रोती भी रही, बोलती भी रही। कभी मुझे उस पर गुस्सा और कभी तरस आ जाता। अगर सेठ इब्राहिम मेरे अब्बा जान की तरह उसका गुलाम बन जाता तो उसे उन गुनाहों पर ज़रा भी अफसोस ना होता जिनका वो मेरे सामने एतराफ़ कर रही थी। मैं उसके हुस्न और उसके आंसुओं से मुतासर होने वाला भी नहीं था। फिर भी मैं महसूस कर रहा था कि मैं अपने आप में तकसीम होता जा रहा हूँ और मेरा इरादा मुतज़लज़ल हो रहा है। पत्थर बन जाओ, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा होता आया है, होता चला जाएगा। पत्थर बन जाओ और गिरो उनके सरों पर जिन्होंने जुल्म किए हैं। ये आवाज़ उस बुज़ुर्ग की थी जो मुझे रेलगाड़ी में मिला था। मैं अब्बा जान की वफ़ात के बाद अपने शहर से वापस आ रहा था तो ये बुज़ुर्ग मिला था और उसने मेरे आंसू देख लिए और मुझसे पूछा था कि मैं क्यों रो रहा हूँ। शहनाज की बातें सुनते सुनते मैं पत्थर बन गया और मेरा दिमाग एक मुजरम का दिमाग बन गया। मैंने शहनाज को कत्ल नहीं करना था, उसे अगवा करना था और ये काम आसान नहीं था। मैंने वापस जाकर ताजे से बात करनी थी और उसने मुझे कोई मशवरा देना था। लेकिन शहनाज ने अभी अभी एक बात कही थी, मेरे दिमाग में आई कि उसे धोखे में क्यों ना साथ ले जाऊं। उसने कहा था कि मैं तुमसे ये तवक्का नहीं रख सकती कि मुझे अपने साथ ले जाओगे। मैंने पहले आपको बताया है कि मेरा दिमाग गैर मामूली बल्कि गैर कुदरती तौर पर तेज़ था, मुझसे कई कदम आगे चलता था। अब मेरी सुनो शहनाज, मैंने पक्के उस्तादों की तरह कहा। मैं बड़ा खौफनाक इरादा लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे आंसुओं ने और तुम्हारी इस हालत ने मेरा दिल मोम कर दिया है। तुम औरत हो और मैं मर्द हूँ। मर्द एक औरत से इंतकाम लेता अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। हाँ सिकंदर, उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और भिखारियों के लहजे में कहने लगी, मुझे यहाँ से निकालो। मैं तुम्हारी नौकरी कर लूँगी, सारी उम्र तुम्हारी खिदमत में गुजार दूँगी, लेकिन तुम अपनी माँ के पास तो नहीं जा सकोगी। मैंने कहा, सेठ इब्राहिम तुम्हें परेशान करेगा, ऐसा ना हुआ तो भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सारे शहर में मशहूर हो गया है कि तुम आशना के साथ भाग गई हो और मेरे अब्बा जान को तुम मरता छोड़ गई थी। तुम अभी जवान हो, खूबसूरत भी हो, लेकिन तुम्हारी जवानी और खूबसूरती अब किसी काम नहीं आएगी। कोई भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। हमेशा अपने साथ नहीं रखूँगा, किसी अच्छे आदमी के साथ शादी करा दूँगा। मुझे इस जहन्नम से निकालो सिकंदर, शहनाज ने कहा। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं निकलूँगी, बहुत सी रकम और जेवर साथ लाऊंगी। मैं हैरान हूँ कि तुम जैसी औरत तंग आ गई है। मैंने कहा, निकाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, दौलत में खेलो, ऐश करो। मैंने तुम्हें सारी बातें नहीं बताई सिकंदर, उसने कहा। सेठ की दोनों बेगमें मेरे खिलाफ बड़ी खतरनाक साजिश कर रही हैं। उसका इल्म फजी को नहीं, ना मैंने उसे बताया है। बड़ी बेगम का एक बेटा जवान है, तुम्हारी उम्र का है। उससे कहलवाया गया है कि मैं उसके साथ ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बुरा भला कहा और ये धमकी भी दी कि वो सेठ को बता देंगी। मेरे साथ तुमने यही हरकत की थी। मैंने कहा, यहाँ भी की होगी। नहीं सिकंदर, उसने कहा, मेरा तो मन ही मारा गया। मैं तो भूल ही गई हूँ कि मैं जवान औरत हूँ। बड़ी बेगम का बेटा साजिश के तहत मेरे कमरे में आकर बैठता है और मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। इसलिए फजी को मैं हर वक्त अपने साथ रखती हूँ। दोनों बेगमें मुझे उस लड़के के साथ सेठ से पकड़वाना चाहती हैं। सेठ से मैं इसलिए डरती हूँ कि वह मुझे तवाइफों के हाथ बेच डालेगा। ये तो मुझे यहाँ आकर पता चला है कि वो किस कमाश का आदमी है। अब सोचो मेरे साथ किस तरह चलोगी। मैंने कहा, तुम्हें इस बुरके में नहीं होना चाहिए और फजी को शक तक ना हो कि तुम मेरे साथ जा रही हो। घर से तुम इसी बुरके में निकलना और निकलना उस वक़्त जब फजी घर में ना हो। मेरे पास सफ़ेद बुरका है जो मैं अपने बहरूप में इस्तेमाल किया करता हूँ। क्या तुम फजी के बगैर घर से निकल सकती हो? इजाज़त तो नहीं, उसने जवाब दिया, लेकिन निकल आऊँगी। तुम वक़्त और जगह बता दो। मैं दिल्ली से वाकिफ़ नहीं था, इसी एक सड़क को जानता था जिस पर मैं फजी के साथ तांगे में बैठा था या उसके साथ थोड़ी दूर तक चला गया था। मैंने अगले रोज़ 10 बजे सुबह का उसे वक़्त बताया और कहा,
کہ فلاں طرف اس طرح سڑک پر چلتی آئے، گھر سے نکلنے سے پہلے وہ فجی کو کسی کام سے باہر بھیج دے۔ میں نے فجی کو بلایا اور اسے کہا کہ شہناز کو گھر لے جائے۔ اگلے روز میں اس سڑک پر پہنچ گیا، گھر سے تھوڑی دور ٹہلتا رہا۔ شہناز نے زیادہ انتظار نہ کرایا اور وہ کل والے برقعے میں نہیں تھی، وہ سلیٹی رنگ کے برقعے میں آئی تھی۔ یہ اس نے عقل مندی کی تھی۔ کالے برقعے کا کپڑا چمکدار اور قیمتی تھا، لوگوں کی نظروں کو کھینچتا تھا۔ سلیٹی رنگ کا برقع میلا میلا سا تھا۔ میں نے اسے تانگے میں بٹھایا اور ہوٹل میں لے گیا۔ وہ درمیانے درجے کا ایک ہوٹل تھا۔ پہلے فجی میرے ساتھ اس ہوٹل میں آئی تھی، اب ایک عورت کو میں لے گیا تو ہوٹل والے مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ میں نے شہناز کو کمرے میں بٹھایا اور ہوٹل والے کو بل دینے کے لیے چلا گیا۔ اس نے کہا، جناب ہوٹل میں عورتوں کا آنا ٹھیک نہیں۔ میں جا رہا ہوں جناب، میں نے اسے کہا، اور عورت بھی میرے ساتھ ہی جا رہی ہے، آپ مجھ سے پیسے وصول کریں۔ میں شہناز کو ساتھ لے کر ہوٹل سے نکلا اور ریلوے اسٹیشن کے لیے ایک تانگا لیا۔ نہ اسے معلوم تھا نہ مجھے کہ اس وقت ہماری منزل کی طرف کوئی ریل گاڑی جاتی بھی ہے یا نہیں۔ خطرہ صرف ایک تھا کہ سیٹھ ابراہیم کو بر وقت پتہ نہ چل جائے کہ شہناز گھر سے غائب ہے۔ میں نے شہناز سے پوچھا کہ سیٹھ اگر اچانک سامنے آ جائے اور ہمیں پکڑ لے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ شہناز نے بڑی دلیری سے کہا، میں اس کی بیوی تو نہیں، اور وہ ہے کہاں، پرسوں سے غائب ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو شہناز گھبرائے گی نہیں اور میرا ساتھ دے گی۔ بہرحال یہ تو ایسا وقت آنے پر دیکھنا تھا کہ کون کیا کرتا ہے۔ ہم اسٹیشن پر جا اترے اور اپنی منزل کا اسٹیشن بتا کر ایک ریلوے بابو سے پوچھا کہ اس طرف کی گاڑی کس وقت جاتی ہے۔ اس نے بتایا کہ 20 منٹ تک گاڑی آ رہی ہے۔ میں نے سیکنڈ کلاس کے 2 ٹکٹ لیے۔ اس زمانے میں سیکنڈ کلاس میں کوئی روپے پیسے والا ہی سفر کیا کرتا تھا۔ وہ سیکنڈ کلاس آج کل فرسٹ کلاس بنا دی گئی ہے، اور اس سے اس زمانے کی سیکنڈ کلاس بہت بہتر تھی اور اسے امیرانہ کلاس سمجھا جاتا تھا۔ پلیٹ فارم پر گئے تو چند منٹ کے بعد گاڑی آ گئی۔ دن کا وقت تھا، اس لیے سیٹ بک کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں شہناز کو سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے کے سامنے لے گیا۔ شہناز نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا تھا، رش زیادہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں رش ہوتا ہی نہیں تھا۔ میں نے ڈبے کے دروازے میں قدم رکھا تو مجھے احساس ہوا کہ شہناز کو اپنا چہرہ بے نقاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے قدم رکھا ہی تھا کہ کسی نے میرا دایاں بازو پکڑا اور آواز آئی، نیچے اترو۔ میں نے ادھر دیکھا، وہ پولیس کا حوالدار تھا۔ اتر کر شہناز کی طرف دیکھا تو ایک پولیس کانسٹیبل نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ ایک اور پولیس کانسٹیبل نے میرا دوسرا بازو پکڑ لیا۔ ان کے ساتھ ادھیڑ عمر کا ایک آدمی تھا جس نے کوٹ پتلون پہن رکھا تھا۔ میری بیوی کو اغوا کر کے لے جا رہے ہو؟ اس آدمی نے مجھ سے کہا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، شہناز نے اسے کہا۔ یہی ہے سیٹھ ابراہیم؟ میں نے شہناز سے پوچھا۔ ہاں یہی ہے، شہناز نے بڑی دلیری سے کہا۔ حوالدار صاحب، میں نے پولیس حوالدار سے کہا، میرے بازو چھوڑ دو۔ یہ سیٹھ اپنی دولت کے نشے میں لڑکیوں کو زبردستی اپنے گھر رکھتا ہے۔ میں نے اپنے رنگ و روغن اور خدا نے مجھے جو دل کا چہرہ دیا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، یہ سیٹھ ہے تو میں بھی کسی نواب جیسے سیٹھ کا بیٹا ہوں۔ میں کوئی جرم نہیں کر رہا، مجھے سوڑ سمجھ کر ہاتھ ڈالو۔ ارے جانو اب کے بیٹے، ارے جا نواب کے بیٹے، سیٹھ ابراہیم نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں تیری اوقات جانتا ہوں۔ سوچے سمجھے بغیر میرا دایاں ہاتھ بڑی تیزی سے گھوما اور سیٹھ کے منہ پر پڑا اور وہ تیورا کر گھوما اور گرتے گرتے بچا۔ حوالدار اور کانسٹیبل نے میرے بازو چھوڑ دیے تھے۔ انہوں نے مجھے پھر پکڑ لیا۔ چلو تھانے، میں نے حوالدار سے کہا۔ میں پلیٹ فارم پر کھڑے کھڑے تو کوئی بیان نہیں دوں گا، اس سیٹھ کو میں اندر کروا کے واپس آؤں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ایک پولیس انسپکٹر بھی آ گیا، وہ غالباً سب انسپکٹر تھا۔ اس نے مداخلت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اندر سے کانپ رہا تھا، کیونکہ میں کسی نواب کا بیٹا نہیں، ایک مجرم تھا، اور میں نے اپنے نیفے میں خنجر اڑسا ہوا تھا جو پاس رکھنا جرم تھا۔ لیکن استاد نے مجھے بتایا تھا کہ ڈر گئے تو مارے گئے۔ لوگوں کے لیے بڑا دلچسپ تماشا بن گیا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں اس کی بیوی نہیں، اور یہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے عصمت فروش آدمی سے آزاد کرایا ہے۔
बेहतर है आप लोग पुलिस स्टेशन चले, सब इंस्पेक्टर ने कहा। यहाँ खड़े खड़े तो कोई फैसला नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा, मैं थाने चलता हूँ। मैं इस खातून को अगवा करके नहीं ले जा रहा, लेकिन आप ये सोच लें कि मेरी गाड़ी निकली जा रही है। मुझे और इस खातून को अगर परेशान किया गया तो मैं दिल्ली से उस वक्त निकलूँगा जब इस जेली सेठ को और हमारे परेशान करने वाले को अंदर करवा दूंगा। इससे यही पूछो कि इसके पास निकाह नामा है। अगर निकाह नामा नहीं तो यही बता दे कि निकाह कहाँ हुआ था, किसने निकाह पढ़वाया था, गवाह कौन था। सब इंस्पेक्टर ने सेठ की तरफ देखा। वो कुछ कहने ही लगा था कि उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसे घूर घूर कर देख रहा था। उसके मुंह से इतना ही निकला कि पुलिस स्टेशन चलकर बात करते हैं। रेलवे स्टेशन से ज़रा ही दूर पुलिस स्टेशन था। वहाँ का इंचार्ज एक मुसलमान इंस्पेक्टर था। उसके सामने ये मामला पेश हुआ तो उसने मुझसे पूछा, ये लड़की मेरी क्या लगती है? हमारी आपस में मोहब्बत है, मैंने कहा। हमने शादी करनी थी। इसकी माँ रजामंद नहीं थी। उस रोज़ पता चला कि लड़की घर में नहीं है। राज ये खुला कि इसकी माँ ने इस सेठ से रकम वसूल की और लड़की को इसके हवाले कर दिया है। मैंने बड़ी मुश्किल से ये पता चलाया कि लड़की कहाँ है। मुझे पता चला, मैं यहाँ आ गया। लड़की को मैंने इतला दी। ये अपनी मर्जी से मेरे साथ आ गई। मैंने जो कुछ कहा है इसे साबित करने के लिए अपने शहर के गवाह पेश करूँगा। फिर मैं इसकी 2 बीवियों को यहाँ बुलवाऊँगा जो बयान देंगी कि इस शख्स ने इस लड़की को बगैर निकाह के घर में रखा हुआ था। इस सेठ से पूछे कि निकाह कहाँ पढ़ाया गया, किसने पढ़ा था और गवाह कौन कौन था। इंस्पेक्टर ने शहनाज की तरफ देखा। सिकंदर ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है, शहनाज ने कहा। ये सेठ मुझे इस वादे पर लाया था कि दिल्ली जाते ही निकाह पढ़ा लूँगा। 6 महीने हो गए हैं इसने मुझ पर पहरे बिठाए हुए हैं और निकाह अभी तक नहीं किया, और मुझे इसने ज़बरदस्ती अपनी दाश्ता बनाया हुआ है। मुझे किसी भी अदालत में ले जाएं, मैं बयान दूंगी कि मैं सिकंदर के साथ खुद अपनी मर्जी से जा रही हूँ। क्यों साहब? इंस्पेक्टर ने सेठ से पूछा। क्या आप शादी का कोई तहरीरी या ज़ुबानी सबूत पेश कर सकते हैं? मैं कोशिश करूँगा, सेठ ने कहा। मेरा ख्याल है कि निकाह नामा कहीं गुम हो गया है। निकाह ख़वान का नाम ही बता दें, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं उसे अभी बुलवा लूँगा और मुझे ये बताएं कि आप इनके पीछे रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुँचे। मुझे जल्दी पता चल गया था कि लड़की घर से निकल गई है, सेठ इब्राहिम ने जवाब दिया। मैं भागम भाग इनके पीछे आया। साहब झूठ ना बोले, पुलिस हवालदार जो हमारे पीछे खड़ा था बोल पड़ा। इत्तफाक की बात है कि मैंने आपको उसी गाड़ी से उतरते देखा है। फिर स्टेशन से बाहर निकलते आपने अपना टिकट कलेक्टर को दिया था। मैंने सेठ की तरफ देखा और उसका रंग फीका पड़ गया था। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि अगर वो इजाज़त दे तो मैं इस सेठ से एक बात ज़रा अलग होकर कर लूँ। सेठ साहब, इंस्पेक्टर ने उसे कहा, एक झूठ तो आपका यहीं पकड़ा गया। अगर मज़ीद जलील होने का इरादा है तो मैं इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देता हूँ, लेकिन ये सोच लें कि आपका इल्ज़ाम गलत हुआ तो इनकी बजाय आप हवालात में बंद होंगे। इनकी बात सुन लें। सेठ साहब, मैंने सेठ को कमरे से बाहर लाकर कहा, आपको शहनाज की माँ ने लिखा है कि सिकंदर हमारे घर डाकुओं को लेकर आया था। उसने ठीक लिखा है। आप मुझे जानते नहीं। अगर पुलिस की और अपनी दौलत की धौंस जमाकर आप शहनाज को घर ले गए तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन और है। अगर आप अपना घर लुटवाना चाहते हैं तो वो मैं आज ही रात करके दिखा सकता हूँ। आप झूठे हैं, मैं आपको असमत फरोशी में पकड़वा सकता हूँ। आपकी दोनों बेगमात इस इंतज़ार में हैं कि आप किसी जाल में फंसें। ये सोचें कि यह बात मुझे कैसे पता चली है। सेठ का सर झुक गया और वो मुझे कुछ जवाब दिए बगैर इंस्पेक्टर के कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे गया। इंस्पेक्टर ने अपने कमरे में नज़र घुमाई। पुलिस हवालदार और तीनों कांस्टेबलों को बाहर निकाल दिया। अगर तुम वाकई सेठ हो तो मेरी बात सुन लो, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं इस केस को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। वजह यह है कि तुम मुसलमान हो और मेरे दिल में मुसलमानों का कुछ दर्द है। अगर ये लड़का और लड़की ठीक कह रहे हैं तो खामोशी से खिसक जाओ, वरना बहुत पछताओगे। या कहो कि शादी के कागजात और देगर शहादत पेश कर सकोगे। बोलो क्या कहते हो?
सेठ ने सर हिलाया और कमरे से निकल गया। जाओ भाई, इंस्पेक्टर ने मुझे कहा, जो जी में आए करो। और हम दोनों भी निकल आए। नुकसान ये हुआ कि गाड़ी कभी की जा चुकी थी। पता चला कि अगली गाड़ी की रवानगी में 3 घंटे लगेंगे। अब शहनाज बहुत खुश थी। मैं अपने मुतल्लिक नहीं बता सकता कि मैं भी खुश था या नहीं। इस बात की खुशी तो मुझे को भी थी कि गिरफ्तारी से या पुलिस और कचहरियों के लंबे चक्कर से बच गया था, लेकिन शहनाज को मैं जिस नीयत से अपने साथ ले जा रहा था उसके मुतल्लिक अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं फितरी या ज़हनी तौर पर जुराइम पेशा तो नहीं। शहनाज को मैं इंतकामी तौर पर ख़राब करना चाहता था, लेकिन जिस तरह वो मुझ पर भरोसा कर रही थी